हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला। आई होप आपने पिछले 2 वीडियोस देखकर उन क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर लिया होगा और हल्के हल्के प्रैक्टिस में भी ले आएंगे और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मशीन चैप्टर पे थे पिछली बार, जिसमें 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आइए अब मशीन के आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखें जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ रहा है। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी MA एंड VR एंड नेम द टर्म दैट डज नॉट चेंज फॉर द गिवन मशीन। आई थिंक आप जानते होंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR। इसका डेरिवेशन करके दिखाइए। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। और जानते हैं ना कौन सी टर्म कांस्टेंट रहती है? वेलोसिटी रेशियो। तो बस आंसर लिख डालेंगे इसका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 पार्ट्स हैं, लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड है। देखिए एक का आंसर अगर आपको आता है तो दूसरे का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। Why the mechanical advantage is less than the velocity ratio in a machine? मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्यों कम होता है? जरा सोचिए क्यों कम होता है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से। अब ये आंसर मैं नहीं बताने वाला आपको अभी। दूसरा, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एन आइडियल मशीन एंड द प्रैक्टिकल मशीन। देखिए आइडियल मशीन तो 100% एफिशिएंसी की है और प्रैक्टिकल मशीन में थोड़ा कम है। तो ये क्यों है? और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और आसानी से अब आप अगर एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो दूसरे का निकाल लेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हो गए। 22 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल मशीन और आइडियल मशीन का डिफरेंस, जिसकी बेसिस पे बहुत सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर तैयार करिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पुली से रिलेटेड है। लीवर तो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल के लिए, तो उसको कोई बात नहीं करनी है। क्वेश्चन है स्टेट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड एंड सिंगल मूवेबल पुली। देखिए 2 तरह की पुली होती है ना, फिक्स पुली और मूवेबल पुली, जिसमें कि सिंगल की हम कंडीशन ले रहे हैं, और इनके डिफरेंसेस को लिखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, टेंशन की डायरेक्शन क्या है, एफर्ट का रिलेशन क्या है, एफर्ट की डायरेक्शन क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे सिंगल फिक्स पुली में एफर्ट डाउनवर्ड लगता है, मूवेबल पुली में, सिंगल मूवेबल पुली में एफर्ट अपवर्ड लगता है। लेकिन MA किस में ज़्यादा होता है? सिंगल मूवेबल पुली में, क्योंकि ये तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है, जबकि सिंगल फिक्स पुली केवल एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करती है। और उसके डायग्राम्स, इस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इससे आपका न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा और थ्योरी का ये पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये भी पुली से रिलेटेड है और ये रिलेटेड है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली से। तो क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ 2 पुलीज। 2 पुली का अरेंजमेंट, 1 फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल विद द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द टेंशन एंड राइट इट्स MA एंड VR। एक फिक्स और एक मूवेबल पुली का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हमको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलता है। वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो उसका प्रॉपर डायग्राम देखिए। मैं इन डायग्राम्स पे बहुत एम्फेसिस दे रहा हूँ दोनों ही सिचुएशन में, और अभी अगले क्वेश्चन में भी दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें पुली के डायग्राम्स ड्रॉ करने को कहा जाते हैं विद प्रॉपर लेबलिंग एंड टेंशन। तो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दीज 2 क्वेश्चंस विद द डायग्राम्स। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी ब्लॉक एंड टैकल से रिलेटेड, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझना है और बड़ी यूनिकनेस है इसमें, इस बात पे ध्यान देना है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 है अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 2 पुलीज इन ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक में 2 पुली हैं विद द टैकल टाइड टू द हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक। और जो टैकल में हुक बंधा हुआ है वो कौन से ब्लॉक पे है? लोअर ब्लॉक पे है। अब अगर 2-2 पुली दोनों ब्लॉक में है तो 2 ब्लॉक में एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है। यानी कि ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसमें कि 4 पुलीज हैं। इन ऑल 2-2 पुलीज एक ब्लॉक में हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात लिखी है, हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक पे अटैच है क्या? टैकल। और एफर्ट
नीचे को लग रहा है क्या? नहीं, आप देखिए लिखा हुआ है एफर्ट बीइंग अप्लाइड अपवर्ड। अब नॉर्मल सिचुएशन में देखते हैं एफर्ट नीचे को लगता है, यहां एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड अपवर्ड, तो ये सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। और यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की होती है, वो क्या होती है? क्या मैं बताऊं आपको? नहीं, इस टाइम पे मैं नहीं बताऊंगा, आपको इसको देखना चाहिए, वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन है। ये नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट अपवर्ड लग रहा है और नॉर्मल सिचुएशन में हम जो देखते हैं एफर्ट नीचे को लगता है। तो ये 4 पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है विद एफर्ट अपवर्ड। तो कितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा, कितना वेलोसिटी रेशियो होगा और क्यों होगा, ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है। और टेंशन कैसे मार्क होंगी, इसको तैयार करिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, जो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलीज हैविंग वेलोसिटी रेशियो 5। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो के आधार पर डिसाइड करिए कितनी पुली होंगी, कितने ब्लॉक होंगे, कौन से ब्लॉक में ज़्यादा पुली होंगी, कौन से ब्लॉक में कम पुली होंगी। तो ये 5 पुली का सिस्टम बनाना है। और क्यों 5 पुली का सिस्टम हमको पता लगा, ये पता लगाइए और इसके डायग्राम की टेंशन, एफर्ट बताइए, लोड की डायरेक्शन बताइए। तो आप कंपेयर करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 एंटायरली अलग अलग लॉजिक पर बेस्ड हैं। इनको तैयार करिए और अपने आंसर को फाइनलाइज करिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27, जो अब मशीन तो फिनिश हो गया और अगले चैप्टर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस से आने वाला है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो अब आ रहा है चैप्टर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस से। तो देखिए पहला क्वेश्चन 27 जो है यहाँ पर, इसमें पहला पार्ट है व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा सिंपल है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज हो जाती है। इस रिलेशन में आंसर लिखेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, जो उससे ही रिलेटेड है लेकिन बड़ा दिमाग लगाने वाला काम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे के रे डायग्राम्स के लिए भी। वन लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल टू द सरफेस, मतलब एक लाइट रे किसी एंगल पे गिर रही है सरफेस पे, उस सरफेस पे जो कि 2 मीडिया को सेपरेट कर रही है। तो वन लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल टू अ सरफेस सेपरेटिंग द 2 मीडिया एंड अनदर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, दूसरी लाइट नॉर्मली गिर रही है ऑन द सरफेस। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर में क्या फर्क होगा, ये खुद पता लगाइए। कि लाइट रे ऑब्लिक गिरेगी सरफेस पे तो क्या बिहेवियर होगा, और नॉर्मल गिरेगी तो क्या बिहेवियर होगा। और एक और चीज पता लगानी है कि वहां पे क्या स्पीड का चेंज कैसा होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, इसका कारण दीजिए, रीजन दीजिए। तो एंड इज देयर एनी चेंज इन द स्पीड, गिव रीजन। ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। अब अगर स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन भी समझ में आ जाएगा। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड के रिलेशन में जो फॉर्मूला बनता है उससे आप डिफाइन करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और उसी रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 1.5 फॉर द व्हाइट लाइट। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, किसके रिस्पेक्ट में, व्हाइट लाइट के रिलेशन में। इसका क्या मीनिंग है, व्हाट डज इट मीन, ये स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन को दीजिए। तो अगर आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉजिक क्लियर है स्पीड ऑफ लाइट से तो आप इसको दे देंगे। और इंपॉर्टेंट बात देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस का रिलेशन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन 27 है, इससे रिलेटेड है। अगर आपको कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और स्पीड का रिलेशन पता है तो आप ये सारे पार्ट्स पूरा कर लेंगे और आपको शर्तिया बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन मिलने वाला है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 29 नंबर का क्वेश्चन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही कुछ रिलेटेड है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही हमेशा क्वेश्चन आता है किसी ना किसी रीजन की बेस पे। तो यहाँ है नेम एंड राइट विद रीजन। देखिए नाम लिखिए उसके और उसका रीजन भी लिखिए। राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स। आप जानते होंगे ना 2-4 फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि कलर, वेवलेंथ, स्पीड, इस तरह के सारे फैक्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, या टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ये सब चेंज होने से किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे असर होता है, इसका क्या रीज़न है, और ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रही है, टेम्परेचर के रिलेशन से स्पीड चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, सब इंटर रिलेटेड है। उस लॉजिक को ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आया है, अगर आप पेपर्स उठा के देख लें
ऑल्टरनेट मैनर में और कई बार तो कॉन्सेक्यूटिव 3 बार आया है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात समझिएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब के अलावा लेंसेज में भी होता है। तो सिंपल सी बात है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक डिस्टेंस आ जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस रिलेशन में आंसर लिखना है। तो व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट? ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के रे डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, परफेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करिए एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स टू एंगल। वो कौन से दो एंगल हैं, उनका नाम लिखिए और वो दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड होते हैं जरा पता लगाइए और इस आंसर को तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो यू हैव गॉट द क्वेश्चन नंबर 21 to 30। अब हम लोग का ये तीसरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। थैंक यू।